ब्राजील में 1989 में एक ऐसा टाइम आ गया था कि पूरे पेट्रोल पंप खाली हो चुके थे। रातों रात 50 लाख लोग साओ पाउलो जैसी सिटी में पेट्रोल पंप पे स्टक हो गए थे क्योंकि फ्यूल बचा ही नहीं था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्राजील ने E100 यानी कि प्योर इथेनॉल 100% मॉडल अडॉप्ट किया हुआ था। और अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइसेस एक दिन इतने स्पाइक हो जाते हैं कि ब्राजील की शुगर मिल्स डिसाइड करती हैं कि अब हम इथेनॉल बनाने की बजाय शुगर बेचना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। और इस वजह से पूरी कंट्री के पेट्रोल पंप्स सब खाली हो गए। तो जितने सालों का E100 पे ब्राजील के लोगों का जो विश्वास था ना, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। और वो विश्वास ब्राजील को वापस जीतने में पूरे 14 साल लगते हैं। अभी पिछले हफ्ते इंडिया ने एग्जैक्टली सेम बेट लिया है 100% इथेनॉल का। टोयोटा, सुजुकी, MG, Hyundai ऐसे 4 बड़े OEMs आने वाले टाइम में फ्लेक्सी फ्यूल्स कार्स लॉन्च करने वाली है। और आपकी और मेरी जिंदगी पे उसका क्या असर होने वाला है, ये सब कंफ्यूजन में आ चुका है। तो आज इस कंफ्यूजन को ना मैं डिकोड करूंगा। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा नाम है नितिन, मैं हूं फाउंडर इजी लीड्स का। और इस वीडियो में मैं उन सब चीजों की बात करने वाला हूं जो शायद आपको न्यूज नहीं दिखाती। ये E100 की पॉलिसी एक्चुअली में काम कैसे करेगी, कौन कौन इससे पैसे कमाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जेब और मेरी जेब पे इसका क्या असर आने वाला है। चाहे आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो, चाहे डीजल, या कोई भी नहीं, फिर भी आपकी जेब पे क्या असर आएगा, ये सब डिकोड करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इंडिया को E100 मॉडल पे स्विच करना पड़ रहा है। बहुत सिंपल से रीजन है, जल्दी से बताता हूँ। पहली मजबूरी है फॉरेक्स। इंडिया 85% क्रूड ऑयल जो है ना, वो बाहर से इंपोर्ट करता है। और हर साल 22 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करने के लिए। अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया का डिफेंस बजट है 6.81 लाख करोड़। मतलब इंडिया अपने डिफेंस बजट के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है बाहर से सिर्फ फ्यूल मंगाने के लिए। और एक बहुत सीरियस घाव है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरी मजबूरी है US डॉलर से INR का कन्वर्जन रेट। हम जब भी बाहर से फ्यूल मंगवाते हैं ना, तो हम डॉलर्स में पे करते हैं। और जितना ज्यादा हम डॉलर्स में पे करते हैं, डॉलर्स की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती है। यानी रुपी उसके कंपैरिजन में वीक होता जाता है। तो जितना फ्यूल हम बाहर से मंगाएंगे, उतना डॉलर स्ट्रांग होगा, उतना ही हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा सेम बैरल्स यानी सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल को मंगवाने के लिए। और इस साइकिल को तोड़ना इंडिया की सबसे बड़ी मजबूरी है। तीसरी मजबूरी है फार्मर्स की इनकम और रूरल डिस्ट्रेस। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनमें लाखों शुगर केन फार्मर्स हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो MSP फिक्स करती है, बट उनको पेमेंट मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। और फार्मर्स को अपनी ही पेमेंट मांगने के लिए बहुत जगह तो प्रोटेस्ट तक करने पड़ते हैं। और ये एक रिकरिंग रूरल क्राइसिस है आज भी। चौथी मजबूरी है एग्रीकल्चर वेस्ट। गवर्नमेंट अपनी तरफ से शुगर केन फार्मर्स को MSP प्रोवाइड करती है, फार्मर्स को गारंटेड प्राइस देने के लिए। और फार्मर्स इसी चक्कर में ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करते हैं। और शुगर मिल्स भी लीगली बाउंड होती हैं फार्मर्स को उसी MSP पे प्राइस पे करने के लिए। इस गारंटी की वजह से शुगर केन फार्मर्स जरूरत से ज्यादा शुगर केन की फार्मिंग करते हैं। और हर साल इंडिया की जितनी शुगर की डोमेस्टिक डिमांड है, इंडिया 5 से 7 मिलियन टन उससे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है, यानी कि सरप्लस। और इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है। और ये जो एक्स्ट्रा शुगर है ना, ये हमारे शुगर मिल्स में पड़ा रहता है और सड़ता रहता है। इनफैक्ट शुगर निकालने के जो प्रोसेस में वेस्ट मटेरियल यानी कि मोलेसिस निकलता है, हम वो भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। सब वेस्ट, इंडिया का पैसा, इंडिया के फार्मर्स की मेहनत, सब खराब जाता है। और आप बोलोगे कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हमें तो पता ही है, इथेनॉल लाने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो अगले 1 मिनट में वो आपको बताता हूं। बड़ा ही सिंपल है। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एक डील दी कि आप शुगर प्रोड्यूस करने की बजाय इथेनॉल प्रोड्यूस करो। और जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो आपसे गारंटीड एक मिनिमम प्राइस पे इथेनॉल खरीद लेंगी। यानी कि मिल्स को मिलेगी फिक्स्ड इनकम, और ये इनकम मिल्स के पास जब जाएगी तो वो आगे फार्मर्स को भी गारंटीड और सही समय पे एक प्राइस पे कर सकते हैं। तो वो आगे फार्मर्स को भी गारंटेड और सही समय पे पेमेंट दे सकते हैं। तो मिल्स का कैश फ्लो भी नहीं रुकेगा और फार्मर्स का कैश फ्लो भी नहीं रुकेगा। और जो शुगर केन और वेस्ट मटेरियल की सबसे बड़ी स्टॉक की प्रॉब्लम थी, वो भी एक साथ सॉल्व। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इथेनॉल हम ब्लेंडिंग में यूज करेंगे क्रूड ऑयल के साथ, उससे हमारा फॉरेक्स का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगा। एक सोल्यूशन से चारों प्रॉब्लम फिक्स। बड़ा आप बोलोगे भाई अगर इतनी ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है तो प्रॉब्लम कहां पे है? तो इसको समझने के लिए ना मैंने 2 कंट्रीज के मॉडल को देखा।
जिन्होंने इथेनॉल 100 अडॉप्ट किया और उनका फेलियर क्या रहा और उनका सक्सेस क्या रहा, और दोनों कंट्रीज से इंडिया क्या सीख ले सकता है ताकि इस मॉडल को और अच्छा बनाया जा सके। पहला है ब्राजील। ब्राजील में जब इथेनॉल क्राइसिस आया तो फॉक्सवैगन कंपनी ने 2003 में एक फ्लेक्सी फ्यूल कार लॉन्च की, और ये दुनिया की पहली फ्लेक्सी फ्यूल मास प्रोड्यूस कार थी। यानी इन कार्स में आप इथेनॉल भी डाल सकते हो और पेट्रोल भी डाल सकते हो और मिक्स में कुछ भी। और विद इन 5 इयर्स पूरे ब्राजील में 80% कार्स फिक्स फ्यूल में कन्वर्ट हो गई। और आज ब्राजील में हर पेट्रोल पंप आपको चॉइस देता है कि आपको E27 लेना है या E100। यानी कंज्यूमर जो है वहां का, वो खुद डिसाइड करता है कि मेरे को अपनी कार में कौन सा पेट्रोल डालना है, कितना ब्लेंडेड रेशियो पे डालना है, और मुझे वो पेट्रोल किस प्राइस पे मिल रहा है। पर ब्राजील ने ये जर्नी कंप्लीट करने में 50 साल लगाए, पर इंडिया सेम जर्नी को सिर्फ 5 साल में करना चाहता है। और अब आपको बताता हूं कि अमेरिका के साथ क्या हुआ। अमेरिका 2005 में लॉन्च करता है रिन्यूएबल फ्यूल स्टैंडर्ड, और इस फ्यूल का जो सोर्स रहता है वो रहता है कॉर्न। आज अमेरिका में कॉर्न का 40% प्रोडक्शन सिर्फ इथेनॉल के लिए यूज किया जाता है। और कुछ साल पहले 2008 में इंटरनेशनल फूड क्राइसिस आते हैं, और इंडिपेंडेंट स्टडीज का ये तक कहना था कि अमेरिका का बायोफ्यूल मॉडल इस क्राइसिस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी वजह से तकरीबन 7.5 करोड़ लोग भूखमरी में चले जाते हैं, यानी कि स्टार्वेशन में। और ये था अमेरिका की फ्यूल पॉलिसी का डायरेक्ट सोशल इंपैक्ट। और अमेरिका का तो सिर्फ एक ही फ्यूल सोर्स था, कॉर्न। इंडिया के हैं 3, शुगर केन, राइस एंड मेज। अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया के लिए शुगर सिर्फ फूड नहीं है। यहाँ पे शादी, मिठाई, फेस्टिवल, हर चीज में शुगर इन्वॉल्व होती है। तो जो अमेरिका के लिए कॉर्न का सोशल कॉस्ट था, वो इंडिया के लिए शायद और भी बड़ा हो सकता है। और यही दोनों लेसन है जो इंडिया को जरूर सीखने चाहिए अपने मॉडल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बट आगे ना एक और इंटरेस्टिंग एंगल है कि अगर अब इंडिया इथेनॉल 100 मॉडल अडॉप्ट कर ही चुका है, तो इसके पैसे कहां से आएंगे? कौन है जो इससे सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला है? आपको अगले 1 मिनट में वो समझाता हूं। सबसे बड़ा फायदा जो होगा ना, वो होगा इंडियन गवर्नमेंट को। इथेनॉल लाने से सबसे ज्यादा जो सेविंग होती है वो होती है फॉरेक्स की, और डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट ने 1.84 लाख करोड़ रुपए की सेविंग की है सिर्फ फ्यूल को कम खरीदने में 2014 से। दूसरा बेनिफिट मिलता है फार्मर्स को। लास्ट 11 सालों में फार्मर्स को 1.58 लाख करोड़ रुपीस की इनकम मिली है शुगर केन प्रोड्यूस करके। तीसरा फायदा जाता है शुगर केन मिल्स एंड डिस्टिलरीज को। जब ये डिस्टिलरीज इथेनॉल ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज को बेचते हैं, तो इससे वो बहुत सारा प्रॉफिट बनाते हैं। डेटा के हिसाब से लास्ट 11 सालों में इन कंपनीज ने रफली 1.3 लाख करोड़ रुपीस कमाए हैं। चौथा फायदा है ऑटोमेकर्स का। अभी जो 4 OEMs हैं, सुजुकी, टोयोटा, ह्यूंडई एंड MG, ये जब अपना फ्लेक्सी फ्यूल कार्स इंडियन मार्केट में लेके आएंगी, तो इनके लिए एक नई मार्केट अनलॉक हो जाएगी। इसके अलावा एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जो सिर्फ इथेनॉल की वजह से बना है, और ये 5 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो इसकी टोटल वैल्यू होती है तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए, और ये नंबर यहाँ से सिर्फ ग्रो ही करेगा, क्योंकि अभी तो E20 था, E100 तो आना अभी बाकी है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये जो 5 लाख करोड़ रुपए आए हैं, ये किसकी जेब से आए? आपकी और मेरी। बताता हूँ कैसे। इसको ना हम 4 तरीके के टैक्सेस की तरह देखते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। पहला टैक्स है द एनर्जी डेंसिटी टैक्स। इथेनॉल में पेट्रोल के कंपैरिजन में 33% कम एफिशिएंसी है, यानी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है। और अगर गवर्नमेंट की डेटा के हिसाब से माने, तो नई गाड़ियों में 1 से 2% और पुरानी गाड़ियों में तकरीबन 6% का माइलेज ड्रॉप देखा गया है। यानी अगर आप साल में 1 लाख रुपए का पेट्रोल यूज करते हैं, तो अब आपको 6,000 रुपए एडिशनल स्पेंड करना पड़ता है सिर्फ उसको कवर करने के लिए। और ये जो 6,000 रुपए गया, ये एक तरीके का साइलेंट टैक्स है जो आप और मैं पे कर रहे हैं। दूसरा टैक्स है द हिडन कंज्यूमर सब्सिडी, और ये सबसे बड़ा गेम है। गवर्नमेंट जो इथेनॉल खरीदता है ना, वो खरीदता है 71.86 रुपीस पर लीटर पे, लेकिन जब ये ब्लेंडिंग होने के बाद हमें दिया जाता है, तो हमें पेट्रोल के रेट में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। तो एक्चुअली में हम एक महंगा फ्यूल और कम एनर्जी एफिशिएंसी वाला फ्यूल खरीदते हैं, और इसकी वजह से हमारी जेब पे जो इम्पैक्ट आता है वो है सेकंड टैक्स। और ये बेनिफिट घूम फिर के जा किसको रहा है? शुगर मिल्स को, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज को, गवर्नमेंट के ट्रेड डेफिसिट को, जो आपकी और मेरी जेब से निकल रहा है। तीसरा टैक्स है द व्हीकल
लाइफ स्पैन टैक्स। इथेनॉल जो है ना वो हाइग्रोस्कोपिक है, यानी ये हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो अगर आपकी गाड़ी में 6 महीने तक पेट्रोल पड़ा रहे तो कुछ इंपैक्ट नहीं होगा आपके इंजन को, लेकिन अगर वही 6 महीने तक आपकी गाड़ी में इथेनॉल रखा जाए तो ये पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके आपकी गाड़ी के इनर फ्यूल पाइप्स को करोड कर सकता है। और चेन्नई में एक लग्जरी गाड़ी ओनर के साथ ये सेम केस हो चुका है। चौथा टैक्स है द परचेज टैक्स, जो अगले 6 हफ्ते में मेजर कार प्रोवाइडर्स अपनी फ्लेक्सी फ्यूल कार्स लॉन्च करेंगे तो उसकी जो सब्सिडी होगी, उसके जो डिस्काउंट्स होंगे, उसकी जो प्राइसिंग होगी, ये इस तरीके से प्लान की जाएगी कि आपकी एग्जिस्टिंग कार्स अनकॉम्पिटिटिव बन जाए, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो उतनी रहेगी नहीं जितनी होनी चाहिए। बड़ा बोलोगे यार जब इतना सब कुछ खराब है तो इसका फायदा क्या है? अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक फाउंडर की तरह एनालाइज करूँ ना तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही लॉजिकल है। एक तीर से गवर्नमेंट ने शुगर मिल्स की प्रॉब्लम, फार्मर्स की प्रॉब्लम, फॉरेक्स की प्रॉब्लम और अपने वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम चारों एक साथ सॉल्व कर दी। पॉलिसी तो बहुत ब्रिलियंट है, बट इसका एग्जीक्यूशन और बेटर और ट्रांसपेरेंट अगर हो जाए तो सब लोगों की जीत हो सकती है। और ऐसा करने के लिए हम ये 3 चीजें कर सकते हैं। पहला है हर पेट्रोल पंप पे ट्रांसपेरेंट लेबलिंग। ब्राजील में जब ये मॉडल अडॉप्ट हुआ तो वहां हर पेट्रोल पंप पे आप कौन सा फ्यूल खरीद रहे हैं और कितने पैसे पे खरीद रहे हैं, ये बहुत ट्रांसपेरेंटली आपको बताया जाता है ताकि कंज्यूमर के पास चॉइस हो। दूसरा होना चाहिए आप जो लेवल के ब्लेंड का पेट्रोल खरीद रहे हो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए। अगर आप एक लेस एनर्जी एफिशिएंसी का पेट्रोल खरीदते हैं तो आपको उसका रेट भी उतने ही डिस्काउंट पे मिलना चाहिए। और नीति आयोग के 2021 के रोड मैप में ये खुद रिकमेंडेशन दिया गया है। तीसरा होना चाहिए ओल्डर व्हीकल ओनर्स के लिए ट्रांजिशन फंड। और ये फंडिंग आएगी कहां से? उन्हीं ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी से जो इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाले हैं। अगर ये 3 चीजें हो जाए ना तो जो ब्राजील ने 50 साल में जर्नी कंप्लीट की है वो शायद हम 15 साल में कर ले, और जो अमेरिका ने गलतियां की हैं वो शायद हम कंप्लीटली अवॉइड कर दें। और इस पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो सिर्फ कुछ लोगों की या कुछ इंडस्ट्रीज की जेब में जाने की बजाय हर इंडियन की जेब में जाएगा। और अब मुझे कमेंट में ये बताना कि अगर आपको मौका मिले कि इस पॉलिसी में कुछ फिक्स करने का तो आप क्या डिसाइड करोगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो कि अगला डीकोड वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।